नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से आई एक बड़ी खबर से। 3 साल से जेल में बंद पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अब हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इमरान खान को अडियाला जेल की तन्हा कोठरी में रखा हुआ है। परिवार वालों को 8 महीने से इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। उनकी सेहत के बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की गई। पिछले कुछ दिनों ये खबरें आई कि इमरान खान की जेल में मौत हो गई है और शहबाज शरीफ की सरकार ने इस खबर को छुपाया है। फिर कहा गया कि किसी भी दिन इमरान खान के इंतकाल की खबर सरकार दे सकती है। इसके बाद इमरान खान की बहनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वहां की सरकार को हुक्म दिया कि इमरान खान को 2 दिन के भीतर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। डॉक्टर्स का पैनल बनाकर उनका चेकअप किया जाए। जांच रिपोर्ट के आधार पर इमरान खान का प्रॉपर इलाज किया जाए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर्स का जो पैनल बने इमरान खान का इलाज करे, उसमें इमरान खान की बहन उज़मा खान जो एक डॉक्टर है और इमरान खान के पर्सनल डॉक्टर को भी शामिल किया जाए। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने कोर्ट में इस बार पूरी ताकत लगाई कि इमरान खान को किसी तरह अडियाला जेल से बाहर ना निकालना पड़े। इमरान खान की फर्जी मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। परिवार वालों पर हंगामे का आरोप लगाया गया। इमरान खान को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने से लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की दलील दी गई, लेकिन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया। इस फैसले का पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर हो सकता है? क्या तहरीक इंसाफ के वर्कर्स एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे? क्या पाकिस्तान में फिर सड़कों पर कंटेनर लगेंगे? और शहबाज शरीफ की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कैसे रिएक्ट किया, ये सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इमरान खान के वकीलों ने क्या क्या बताया। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 2 दिनों में इमरान खान साहब को अडियाला जेल से यहां इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में एक स्पेशलिस्ट माहिर डॉक्टरों का बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, जिसमें तमाम शोबों के स्पेशलिस्ट मौजूद होंगे। अदालत उज़्मा ने अपने हुक्म में यह कहा कि इस तमाम अमल के साथ खान साहब की बहन डॉक्टर उज़्मा जो एक MBBS डॉक्टर हैं, वो मुंसलिक रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए ये बहुत बाइसे इत्मीनान है कि खान साहब की अपनी बहन इस अमल में शामिल होंगी। तो ये मैं समझता हूँ एक बेहतरीन ऑर्डर है जो हमें अदालत उज़्मा से आज मिला है। ये ऑर्डर जमानत देगा कि खान साहब की सेहत के हवाले से जो मुस्तनद सूरत हाल है वो खान साहब के खानदान तक पहुंच जाए। शहबाज शरीफ की सरकार ने आज कोर्ट में तमाम तरह की दलीलें दी। इमरान की सेहत को लेकर आधी अधूरी मेडिकल रिपोर्ट पेश की। जज भी सरकार का यह रुख देखकर दंग रह गए। सरकार की तरफ से जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई उनमें इमरान खान की एंजियोग्राफी की रिपोर्ट भी थी। जज ने पूछा, क्या इमरान खान को जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी हॉस्पिटल में ले गए थे? सरकार का जवाब था, नहीं ले गए। जज ने पूछा कि क्या अडियाला जेल में एंजियोग्राफी की सुविधा है? तो जवाब मिला, नहीं है। तो फिर जज ने पूछा, फिर जेल में इमरान खान की एंजियोग्राफी कैसे हो गई? इस पर सरकार के वकील के पास कोई जवाब नहीं था। जजेस ने कहा कि इमरान खान मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, उनके साथ इस तरह का सलूक ठीक नहीं है। चूंकि इमरान खान की बहनों ने जेल में अपने भाई से मिलने की इजाजत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि हाई कोर्ट ने जेल में परिवार वालों से मिलने की परमिशन दी है, लेकिन सरकार इसकी इजाजत नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, क्या किसी भी कैदी को परिवार वालों से मुलाकात का हक नहीं है? फिर यह हक इमरान खान से क्यों छीना गया? हाई कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ? तो शहबाज शरीफ की सरकार ने कहा कि इमरान खान पिछले 3 साल में अपनी बहनों से 48 बार मिल चुके हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी मुलाकातों की डिटेल मांगी। इमरान खान के बच्चों के साथ हुई टेलीफोनिक बातचीत का रिकॉर्ड मांगा।
सरकार ने रिकॉर्ड देने के लिए वक्त मांगा। शहबाज शरीफ की पुलिस ने कहा कि इमरान खान की बहनें जेल के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करती हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती है, इसलिए मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन जजेस ने कहा कि सरकार इस तरह के बहाने बनाकर किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि उन्हें इस बात का इत्मीनान है कि इमरान खान की सेहत की हकीकत सबको पता लगेगी, इमरान का इलाज होगा। अलीमा ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इमरान जल्दी ठीक होकर एक बार फिर अवाम की रहनुमाई करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि आज अदालत ने हमें जब मायूस हो गए थे कि इंसाफ की जब बिल्कुल उम्मीद ख़त्म होगी, लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद रखी हुई थी। और आज शुक्र है कि उन्होंने हमें एक ही चीज़ चाहिए थी कि इमरान खान को अस्पताल में का मुकम्मल चेकअप हो। और आज जो जज साहब ने हमने अपने लॉयर अदारी साहब से भी समझा है, उन्होंने कहा कि उनका अब चेकअप होगा अस्पताल में, उसमें डॉक्टर उज़मा मौजूद होंगी और बोर्ड भी बनेगा और डॉक्टर उज़मा भी और डॉक्टर फैसल भी उसमें बोर्ड में मौजूद होंगे, ताकि मुकम्मल उनका इमरान खान का मुआयना चेकअप सारा कुछ हो सके। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। जब इमरान खान हॉस्पिटल में होंगे उस वक्त उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हॉस्पिटल के आसपास इकट्ठा नहीं होंगे। इमरान खान के परिवार वाले मुलाकात के बाद मीडिया से बात नहीं करेंगे, सियासी बयानबाजी नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ को हिदायत दी है कि इमरान खान की सेहत को पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया जाए। पीटीआई के नेताओं ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी ने पार्टी के वर्कर से कहा, थोड़ा इंतजार करना है, जब इमरान खान ठीक हो जाएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे तो मुलाकातें भी होंगी, जलसे भी होंगे और जुलूस भी निकाले जाएंगे। हम सबको अपनी लीडर की जान अजीज है, उनकी सेहत अजीज है। हम सब ये चाहते हैं कि हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब वो सेहतमंद रहे, क्योंकि उसने पाकिस्तान को संभालना है, पाकिस्तान को उठाना है। वो करोड़ों पाकिस्तानियों की उम्मीद है, इस उम्मीद को हमने टूटने नहीं देना। अगर किसी भी गलत कदम से इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचता है तो ये सिर्फ इमरान खान साहब का नहीं, हम सब का मुश्तरका नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है। तो जो कमिटमेंट सलमान अकरम राजा साहब ने की है बहैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो हम सब ऑन करते हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर ऑन करता है। किसी भी वर्कर ने या पाकिस्तान के किसी भी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी ने जो इमरान खान साहब के साथ इश्क करता है, उसने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे अदलिया की तौहीन हो, इस फैसले की तौहीन हो। हमने इंतज़ार करना है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक हो। इंशाअल्लाह ताला जब इमरान खान साहब सेहतमंद होंगे और बाहर आएंगे, तब हमने भरपूर तरीके से उनका साथ देना है, इकट्ठे होना है, जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की पार्टी के नेता टेंशन में हैं। अब पाकिस्तान की सरकार सफाइयां दे रही है। पाकिस्तान के सेनेट में शहबाज सरकार में मंत्री तारिक फजल ने कहा कि इमरान खान को सजा भी कोर्ट से मिली है और इलाज की परमिशन भी कोर्ट ने दी है। इस मामले में सरकार का कोई रोल नहीं है। तारिक फजल ने कहा, कम से कम अब तो इमरान खान की पार्टी के नेता भी मानेंगे कि पाकिस्तान में कानून का राज है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात के ऊपर यकीन हो गया है कि पाकिस्तान में अदालतें इंसाफ कर रही हैं। पिछले अगर अदवार देखें आप, जिसमें हम अपोजिशन में थे, जनाब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, आज की चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा जेल में थी, मेरे साथ राना सनाउल्लाह खान बैठे झूठे मुकदमे में, इन्होंने जेल और कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त की, लेकिन इनको रिहाई अदालतों से मिली। तो आज जब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया है, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँगा कि उस फैसले पे मनोवन अमल दरामद किया जाएगा। और उसके बाद आप यकीन रखें कि अदालतें ही वो रास्ता है कि जिससे आपके लिए कोई चैनल और कोई रास्ता जो है वो बन सकता है। तो बराए मेहरबानी अदलिया के ख़िलाफ़
जो तौहीन अमेज़ गुफ्तगू की गई, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। मजे की बात यह कि आज इस मामले में शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह भी बोले। राणा सनाउल्लाह पाकिस्तान के होम मिनिस्टर रह चुके हैं। जब 8 महीने पहले इमरान खान की बहनों ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की पिटीशन फाइल की थी, तो राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि पाकिस्तान सरकार किसी कीमत पर इमरान को जेल से बाहर नहीं आने देगी। आखिर वही हुआ। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो राणा सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान के परिवार वालों के चक्कर में ही उनके इलाज में देरी हुई, वरना सरकार तो पहले से ही इमरान खान के इलाज के लिए तैयार थी। सुप्रीम कोर्ट का मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट और जो भी हकायक उनके सामने पेश किए गए तो उसके मुताबिक मेरिट पे फैसला है। आज इस फैसले को पीटीआई जो है वो वेलकम कर रही है और अदालत की भी तारीफ कर रही है। तो इन्होंने बड़ी देर की, यही एक सीधा और लीगल रास्ता था। उन्हें शुरू से ही एजिटेशन करने और गलत तरीके से कभी जो है वो जेल का गिराव और कभी जो है वो वहाँ पे 10,000 आदमी इकट्ठे करने की कोशिश और कभी इस तरह के जो है वो मामला की बजाय अगर ये इसी तरह से अदालत में परसू करते इन अकॉर्डेंस में दिला, तो मेरा ख्याल है कि ये रिलीफ इनको इससे पहले भी मिल सकता था। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के मीडिया में इमरान खान की हेल्थ को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। पिछले हफ्ते तो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने 3 सीनियर मिलिट्री सोर्सेज को कोट करते हुए यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि हो सकता है कि जेल में इमरान खान की मौत हो चुकी हो। यह अफवाहें इसलिए फैली क्योंकि इमरान को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। इमरान खान को जेल में एग्जैक्टली 3 साल हो गए हैं। पिछले साल नवंबर में भी उनकी मौत की अफवाह उड़ी थी। फिर दिसंबर में उनकी बहन डॉक्टर उज़मा खान को इमरान से मिलने दिया गया, तब जाकर उस वक्त मामला शांत हुआ। अब भी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को हॉस्पिटल से शिफ्ट करने की परमिशन प्रेशर में आकर दी है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट करने की धमकी दी थी और यह भी ऐलान किया था कि सुप्रीम कोर्ट के बाद यह लॉन्ग मार्च अडयाला जेल की तरफ कूच करेगा। अब 2 दिन बाद जब इमरान को जेल से एक प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा, तब जाकर पता चलेगा उनकी मेडिकल कंडीशन कैसी है। अब मैं आपको बताता हूं कि आतंकवाद के इशू पर भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर कैसे एक्सपोज किया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तानी दहशतगर्द शहजाद भट्टी के टेरर नेटवर्क को कैसे नेस्तनाबूद किया, इसकी डिटेल्स चौंकाने वाली हैं। भारत के 14 राज्यों में ऑपरेशन चला। शहजाद भट्टी के टेरर नेटवर्क में शामिल 200 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। भारत में हुए इस ऑपरेशन से पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि शहजाद भट्टी का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। भारत ने जिन अपराधियों को पकड़ा है वो इंडिया का इंटरनल इशू है। भारत आतंकवाद के मुद्दे पर बेवजह पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि शहजाद भट्टी लाहौर का रहने वाला है। वो आईएसआई की सरपरस्ती में भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बेरोजगार नौजवानों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करता है। शहजाद भट्टी पिछले कई साल से जांच एजेंसीज के रडार पर था। पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड अटैक्स में शहजाद भट्टी का नाम आया। हरियाणा में हुई कुछ वारदातों के पीछे भी शहजाद भट्टी का हाथ बताया गया। इसीलिए होम मिनिस्टर अमित शाह ने शहजाद भट्टी के नेटवर्क के खिलाफ 14 राज्यों में अभियान चलाने का आदेश दिया। 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई और इसके बाद इंटेलिजेंस के आधार पर कई राज्यों में एक साथ रेड हुई। शहजाद भट्टी टेरर नेटवर्क के लिए काम करने वाले सबसे ज्यादा 62 अपराधियों को उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया। हरियाणा से 52, दिल्ली से 51, पंजाब से 44 और राजस्थान से 15 लोगों को अरेस्ट किया गया। इसके अलावा शहजाद भट्टी गैंग के लिए काम करने वाले 8 आरोपी महाराष्ट्र से, 5 उत्तराखंड से, कर्नाटक, गुजरात और बिहार में 3-3
और तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केरल से 2-2 गुनहगारों को पकड़ा गया। इन सब के खिलाफ यूएपीए, बीएनएस, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए हैं। इस ऑपरेशन की डिटेल जानकारी देते हुए अमित शाह ने बताया कि शहजाद भट्टी के इशारे पर आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने के कब्जे वालों से आईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मार्किंग वाले ग्रेनेड, पिस्तौल और भारी मात्रा में लाइव कार्ट्रिजेस के साथ साथ जासूसी में इस्तेमाल होने वाले कैमरे भी बरामद हुए हैं। शहजाद भट्टी के नेटवर्क का खत्म होना इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ी कामयाबी है, क्योंकि शहजाद भट्टी इतना शातिर अपराधी है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जिन लोग को अपने गैंग में शामिल करता था, उन लोगों को नेटवर्क में शामिल दूसरे लोग के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। इस दहशतगर्द गैंग के लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। सबका काम बटा हुआ था। कोई मैसेंजर के रोल में होता था, कोई हथियारों की डिलीवरी करता था और टारगेट पर अटैक करने वाले अलग होते थे। इसलिए एजेंसीज के लिए पूरे गैंग तक पहुंचना, उसकी पहचान करना, सबके खिलाफ सबूत जुटाना मुश्किल काम था। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज ने राज्यों के पुलिस के साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम किया और शहजाद भट्टी के पूरे नेटवर्क का खात्मा कर दिया। इस ऑपरेशन पर हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को भले ही दर्द हो रहा हो, लेकिन यह तो शुरुआत है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान के पाले पोसे दूसरे दहशतगर्द और उनके गैंग्स का भी इसी तरह सफाया होगा। I would like to say that Government of India has put forth this position, and that is where it stands. We take it very seriously. We want the global community to understand the gravity of such actions. India has been hit hard by terrorism. We have, over the last several years, taken a lot of effort to galvanize global action, strengthen global action to fight terrorism, including cross-border terrorism, and our fight to deal with terrorism will continue further. And whatever action is required to be taken on that account to defeat the scourge of terrorism, that we will continue to take. अगर पाकिस्तान अपने इरादों में कामयाब हो जाता तो कितनी तबाही होती, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। शहजाद भट्टी के नेटवर्क के जरिए आईएसआई का इरादा कितना खतरनाक था, इन आतंकवादियों के पास से बरामद हथियारों, कैमरों और नक्शों से साबित हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह कि जिन दिनों होम मिनिस्टर अमित शाह दिन रात इस ऑपरेशन को मॉनिटर करने में लगे थे, ये वही दिन थे जब राहुल गांधी अमित शाह को डरपोक, कायर, भगोड़ा न जाने क्या क्या कहकर उनका इस्तीफा मांग रहे थे। अब बात करते हैं झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन की। झारखंड सरकार छात्रों की नाराजगी दूर करने के लिए सरकारी भर्तियों के एग्जाम में गड़बड़ी के केस में लगातार एक्शन ले रही है। आज सीआईडी ने एग्जाम कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल के मैनेजर और इस घोटाले के मुख्य आरोपी अभय तिवारी की वाइफ और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया। अभय तिवारी पहले से ही जेल में है। पहले कल रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी के बाद जेएसएससी, सीजीएल के एग्जाम भी कैंसिल कराने का ऐलान कर दिया था, लेकिन धरने पर बैठे छात्रों का कहना है कि सिर्फ ऐलान करने से काम नहीं चलेगा। सरकार को उन एग्जाम की लिस्ट जारी करनी चाहिए जिन्हें कैंसिल किया गया है। सरकार नोटिफिकेशन लाए, इसके बाद सरकारी भर्तियों में घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपे, उसके बाद ही आंदोलन खत्म होगा। अपनी मांग को लेकर छात्रों ने आज कैंडल मार्च भी निकाला। हालांकि 24 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन वो भी धरने पर बैठे दूसरे छात्रों के साथ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डेरा जमाए हुए हैं। स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों के टेंट लगे हुए हैं। छात्र संघर्ष समिति से जुड़े नौजवानों का कहना है कि जेपीएससी की सिर्फ 14वीं परीक्षा रद्द करना काफी नहीं है। भर्ती परीक्षाओं में स्कैम पहले भी हुआ था, इसलिए जेपीएससी की 11वीं और 13वीं परीक्षा भी रद्द हो, तभी आंदोलन खत्म करने पर विचार करेंगे। हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। सीजीएल में अधियाचना वापस हुई है कि नहीं, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसे 11 to 13 जेपीएससी रद्द हुई है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एज कटअप को लेकर के सरकार हम लोगों की मांग मानी है या नहीं, उसके बारे में जानकारी।
और एक चीज़ पे मतभेद है, वो है सीबीआई जांच। हम सीबीआई जांच के लिए अडिग हैं, सरकार सीबीआई जांच पे मान नहीं रही है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोग बैठ के विचार करेंगे आगे के रणनीति के बारे में, फिर हम लोग विस्तार से इस बारे में बात कर पाएंगे। मतलब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जब तक आप लोगों का ये मंच रहेगा, उसके बाद आप लोग तय करेंगे। मंच है, जब तक सीबीआई की जांच नहीं की जाती तब तक ये मंच है। घेराव को लेकर भी स्थिति तभी साफ होगी। जी, स्थिति तभी साफ होगी। 11वीं से 13वीं परीक्षा जेपीएससी को लेकर भी आप लोगों की मांग थी कि वो रद्द हो, उसको लेकर कोई क्लैरिटी है कि टीडीपीएल द्वारा जितने एग्जाम करवाए गए हैं, अगर उनको रद्द करने की बात है तो क्या ये भी उसमें शामिल है? बिल्कुल, ये उसी में शामिल है। टीडीपीएल ने ही 11 to 13 का मेंस और फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया था, तो उस हिसाब से 11 to 13 रद्द होनी चाहिए, जो कि हमें लग रहा है कि सीएम के बयान के बाद वो रद्द होगी। उसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार है। देवेंद्र महतो का गुट आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि छात्रों की मेन डिमांड्स जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम कैंसिल करने की थी। सरकार ने ये दोनों एग्जाम रद्द कर दिए हैं। ये छात्रों की बड़ी जीत है। हालांकि देवेंद्र महतो ने कहा, अगर कुछ छात्र अभी भी आंदोलन जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने का पूरा हक है और वो भी आंदोलन को सपोर्ट करेंगे। पेपर लीक करते रहेंगे, जांच होते रहेगा, कार्रवाई होते रहेगा, रद्द होता रहेगा। अब छात्र इसको नहीं देखना चाहते हैं। बहुत देखा, ये रद्द को भी देखा, जांच को भी देखा, और जांच और रद्द से छात्र को न्याय बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। जो छात्र कुछ फॉर्म भरते हैं उसी को एक बार अवसर सिर्फ मिलता है, जो समय बर्बाद होता है उसका भी न्याय नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं एक ऐसा रिफॉर्म, एक ऐसा भर्ती परीक्षा व्यवस्था जो पूरी तरीके से जवाबदेही हो, निष्पक्ष हो, और ये गारंटी देना पड़ेगा कि फ्यूचर में पेपर लीक और धांधली नहीं होगा। जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है आप लोग का न्याय मंच का, वो जारी रहेगा? टेंट जारी रहेगा भैया, जारी रहेगा। अभी हम लोग का रिफॉर्म का बात होगा। रिफॉर्म गारंटी चाहिए। तब यहाँ धरना प्रदर्शन जारी जी, जब तक हमको इसका गारंटी नहीं मिलेगा कि भविष्य में कभी पेपर लीक नहीं होगा, जब तक इसका गारंटी नहीं मिलेगा कि भविष्य में कभी धांधली नहीं होगी। बीजेपी के नेताओं ने भी छात्रों की मांग को सपोर्ट किया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से घटित एसआईटी जांच या सीआईडी जांच से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि इस घोटाले में सरकार के मंत्री भी इन्वॉल्व हैं। इसलिए इस घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए, तभी पूरी सच्चाई सामने आएगी। हेमंत सोरेन की सरकार खुद की सरकार को बचाना चाहती है। इस जॉब के लेन देन में जो पैसे की हुई है, खरीद बिक्री जो हुआ है, उन दलालों को भी बचाना चाहते हैं, भ्रष्ट अफसरों को भी बचाना चाहते हैं, और बच्चों को धोखा या ठग क्या कह सकते हैं उसको, शब्द मेरे पास नहीं है शब्दकोश में, दिग्भ्रमित कर रहे पूरी तरह से। इसलिए मैं फिर से कहूंगा सरकार से, अब इधर उधर की बातें मत कर। जिन्होंने लूटा है इस राज्य की जनता और यहाँ के बच्चे, हर किसी को पता है। और जब बच्चे चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि पूरे मामले की आप जांच जेसीसी का हो या जेपीएससी का हो, आप सीबीआई से कराइए, मुझे लगता है कि उससे कम में बच्चों को कोई न्याय नहीं मिलेगा। अब मैं आपको सरकार का पक्ष सुनवाता हूं। झारखंड सरकार में मंत्री बीजेपी के आरोपों को गलत बताते हैं। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री नेहा तिर्की ने कहा कि आंदोलन करने वाले छात्रों को दिमागी नक्सली कहने वाली बीजेपी से उन्हें नसीहत नहीं चाहिए। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी आज के दिन में जो भी तर्क दे दे, उनको इसका जवाब देना चाहिए कि 20 साल का जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई आज के दिन में भी 2002 के जेपीएससी में, 2005 के जेपीएससी में कर रही है, उसका आज तक नतीजा क्यों नहीं निकल के आया है। दे हैव देयर गवर्नमेंट इन सेंटर,
they are very closely associated by saying that they use CBI and ED for their own benefits, for their own political benefits. So why can't they do this in favor of Jharkhand? So I think बाबूलाल मरांडी जी को इन चीजों में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए. उनको तो अब जवाब देना चाहिए कि जो जंतर मंतर में चीजें हुई उसके बारे में कौन जिम्मेवार था. आज भी तो जनता जानना चाहती है कि पैलेट गन किसके कहने से चले, जो लाठियां में कील लगा के छात्रों को पीटी गई वो किसके कहने पे हुई, वहां पे जो बच्चों को भद्दी भद्दी बातें कही गई वो किसके कहने पे की गई. अब बाबूलाल मरांडी जी को बताना चाहिए कि इसी जनरेशन को उनके महान नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, नक्सली अर्बन दिमागी नक्सली कहने का काम किया है. तो इसमें जवाब बाबूलाल मरांडी जी दे. इंटरेस्टिंग बात यह कि आज राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन की तारीफ की. राहुल गांधी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने छात्रों से बात की, उनकी मांगें मान ली, शांति से रास्ता निकाला. इसके लिए हेमंत सोरेन बधाई के पात्र हैं. लेकिन हेमंत सोरेन के इस फैसले से 1975 नौजवानों की नौकरी चली गई. अब ये लोग सड़क पर आ गए हैं. जिन उम्मीदवारों ने CGL एग्जाम को पास करके नौकरी हासिल की थी, कोर्ट के आदेश पर जिन लोगों को नौकरी मिली थी, जो लोग 1 साल से दफ्तर जाकर काम कर रहे थे, सरकारी खजाने से सैलरी ले रहे हैं, वो एक झटके में सड़क पर आ गए, बेरोजगार हो गए. झारखंड सरकार के फैसले के बाद बेरोजगार हुए नौजवान कल रात जयपाल मुंडा स्टेडियम पहुंच गए. इसके बाद आज सुबह उसी प्रोजेक्ट भवन के सामने इकट्ठा हुए जहां कल तक इन लोगों का ऑफिस था. रांची में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही थी. बारिश में भीगते हुए इन लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. नौजवानों का कहना है कि हाईकोर्ट में केस जीतने के बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें नौकरी मिली थी. इसी साल जनवरी में कंडीशनल ज्वाइनिंग दी गई थी. अपॉइंटमेंट लेटर के पीछे लिखा है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया की जांच जारी रखेगी. अगर जांच में किसी के खिलाफ गड़बड़ी का कोई सबूत मिलता है तो उसकी नौकरी चली जाएगी. विरोध प्रदर्शन करे नौजवानों ने कहा कि अभी तक किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. फिर सरकार ने पूरी परीक्षा रद्द करने का एक तरफा फैसला क्यों किया? जिन लोगों ने ईमानदारी से मेहनत करके परीक्षा पास की, उनकी नौकरी क्यों छीन ली गई? मेरा कमेंट है उस ऑर्डर कॉपी पे जो हमें नियुक्ति मिली थी माननीय हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले के बाद, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा था उस पर. और उस जजमेंट जो 41 पेज का है ना, आप जब साफ पढ़ेंगे ना, उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि अगर जो, क्योंकि कंडीशनल ज्वाइनिंग थी, उसमें नीचे एक चीज़ लिखा हुआ था हमारे नियुक्ति पत्र में कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. तो मैं सरकार से ऐलान करना चाहता हूँ साहब, माननीय CM सर से, कि अगर प्रिंस राजपूत दोषी है तो आप उसको प्रोजेक्ट भवन के सामने फांसी पे लटका दीजिए. लेकिन ये कैसा न्याय है बताइए ना. नौकरी में तो CGL डायरेक्ट रद्द ही कर दिया, तो नौकरी में करता है, नौकरी बचा ही नहीं. नौकरी भी खत्म. हम लोग को सिर्फ एक ही उपाय है कोर्ट में जाने के लिए. अब कोर्ट में ही से जाके जो भी उपाय है, हम लोग तो मेरिटोरियस स्टूडेंट थे, हम लोग मेरिट के बेसिस से आए थे. आपको जो जांच करना था जांच किए करते, जो दोषी पाया जाता उनको हटाते. आप तो एक तरफा न्याय नहीं न कर सकते हैं कि जन आंदोलन देके तो पूरी प्रक्रिया को आप रद्द कर दीजिएगा. हम लोग 1 साल कोर्ट से लड़े, उसके बाद जाके ज्वाइनिंग हुआ. सरकार ने हमें डायरेक्ट नियुक्ति नहीं दी है. 1 साल मामला कोर्ट में चला लगभग. उसके बाद जो कोर्ट का डिसीजन आया हाई कोर्ट का, उसके आधार पर सरकार ने हमको कंडीशनल ज्वाइनिंग की थी. ज्वाइनिंग लेटर में पीछे लिखा हुआ है कि अगर जांच के दौरान जांच चलती रहेगी, CID को अगले 6 महीने में जांच रिपोर्ट जमा करना है. अगर जांच के दौरान कुछ ऐसे अभ्यर्थी पाए जाते हैं जो गलत तरीके से आए हैं, उनको बाहर कर दिया जाएगा. लेकिन एकाएक सरकार पूरे एक ही बार में पूरे JSS CGL को कैंसिल कर दिया. ये कहाँ तक न्याय संगत है? हम लोग वही लड़के हैं जो कल तक इस हेडक्वार्टर में बैठ के काम किया करते थे, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, उनके कर्मचारी के तौर पे. लेकिन आज एक झटके में सभी अधिकारी को यहाँ बाहर रोड पे कर दिया गया. मैं अभी लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर था खूंटी जिले में. नौकरी अभी की भी गई और हमने तो पूर्व की पिछली भी नौकरी छोड़ के आई है, वो नौकरी भी हमारे हाथ से चली गई है, उसको भी हमने रिजाइन दे करके आया हुआ है. असम में कल रात जैसी ये खबर आई कि झारखंड सरकार JSSC CGL एग्जाम रद्द करने जा रही है, तो रात में ही बड़ी संख्या में नौजवान जयपाल मुंडा स्टेडियम पहुंच गए. जिन नौजवानों की नौकरी गई, उन्होंने स्टेडियम में धरने पर बैठे आंदोलन करने वाले छात्रों को अपनी मुश्किल समझाई.
कुछ नौजवान तो कैमरे के सामने अपनी बात कहते कहते रो पड़े। इन लोगों ने कहा वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन इतने सालों की मेहनत से मिली नौकरी को एक झटके में छीनना जुल्म है। हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए सर। हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए। एज तो पोस्ट पर हम जांच कराने के लिए तैयार हैं। जो बोलिएगा सब लेके आए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, लेकिन मत कीजिए। आप सरकार, आप हम लोग को नियुक्ति दिए थे, आप ही का मत कीजिए। सीबीआई जांच कीजिए, जहाँ से जो जांच करना है वो जांच कीजिए, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए सर। हम लोग मर जाएंगे। सरकार के फैसले के बाद मैं रोड में आ गया हूँ। फिर यहाँ सोचिए, मैं अपनी माँ और पापा से कहना चाहूँगा कि कृपया माँ और पापा आप लोग धैर्य रखें, हम फिर से जीतेंगे। सरकार से भी हम अपील करेंगे, कृपया अपने ये कठोर जो निर्णय लिए हैं उसको वापस ले। हमारा इस सरकार के निर्णय से माननीय न्यायालय का जो आदेश था उसकी अवहेलना की गई है। ये काफी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि न्याय की आज हार हुई, माननीय न्यायालय की आज हार हुई, हम ये कहना चाहेंगे। अब हेमंत सोरेन की सरकार कंफ्यूज है, इधर कुआं उधर खाई। छात्रों का आंदोलन खत्म कराने के लिए हेमंत सोरेन ने जीएसएससी का एग्जाम रद्द किया, लेकिन अब इस फैसले से नाराज लोग सड़क पर आ गए। झारखंड के उच्च शिक्षा मंत्री सुखदेव कुमार ने कहा कि जिन लोगों को कोर्ट के आदेश पर नौकरी मिली थी, अब उन्हें फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। कोर्ट जो फैसला करेगा उसे सरकार मानेगी। हमारी सहानुभूति उनसे है, उनकी हताशा के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक दिशा निर्देश था कि यदि टेंटेड अभ्यर्थियों और जो जेन्युइन अभ्यर्थी इनके बीच में निर्णय कर पाना सक्षम नहीं हो पा रहा हो, तो परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखने के लिए और जनता के विश्वास को बरकरार रखने के लिए उसको रद्द कर देना श्रेयस्कर है। लेकिन मैं स्पष्ट आपके माध्यम से उनसे भी यह कहता हूं कि न्यायालय के दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं, और यदि वो अपनी मेरिट पर चयन होकर आए हैं तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय भी इस बात को देखेगा, और जब लोकतंत्र में कोई विषय फंसता है तो वहां पर निर्णय न्यायालय करती है। ऐसा लगता है कि झारखंड की सरकार किसी भी तरह बस छात्रों का धरना खत्म कराना चाहती थी, अच्छी अच्छी बातें कहकर इस मामले को टालना चाहती थी। इसीलिए सारे पक्षों से बात किए बिना मुख्यमंत्री ने एक तरफा ऐलान कर दिया। धरने पर बैठे छात्रों की यही मेन डिमांड थी कि टीडीपीएल ने जितने एग्जाम कराए हैं उन्हें रद्द कर दिया जाए। पर हेमंत सोरेन ये भूल गए कि जिन स्टूडेंट्स को ये एग्जाम पास करने के बाद नौकरी मिली, उनका क्या होगा? जिसकी नौकरी चली जाएगी उसका घर परिवार कैसे चलेगा? उसके आंसू कौन पहुंचेगा? अगर सरकार ने सारे पक्षों से बात करने के बाद फैसला लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके। आज बिहार में भी छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता उससे पहले ही बिहार सरकार ने छात्रों की मांग पूरी कर ली। सुबह नौजवान सड़कों पर उतरे, धरने पर बैठे, और शाम होते होते सम्राट चौधरी की सरकार ने टीचर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बीपीएससी के टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फेज 4 में 32,388 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। 1 सितंबर से इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और 30 सितंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल की जा सकती हैं। टीचर्स की भर्ती के नोटिफिकेशन की मांग बिहार में लंबे समय से हो रही थी। पटना के गर्दनीबाग इलाके में छात्रों का प्रोटेस्ट भी चल रहा था। आज से कुछ छात्र नेताओं ने भूख हड़ताल शुरू की थी। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि वो नौजवानों की मांगों के सपोर्ट में कल पटना में बड़ा मार्च निकालेंगे। इसके बाद बिहार सरकार ने टीचर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब बिहार में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के 32,388 शिक्षकों की भर्ती होगी। इनमें सबसे ज्यादा 16,101 टीचर 11वीं और 12वीं क्लास के लिए होंगे। एक अच्छी खबर उन उम्मीदवारों के लिए भी है जो बिहार के स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं।
ऐसे नौजवान भी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फेज 4 में अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन प्री एग्जाम से पहले उन्हें टीईटी पास करना होगा। क्योंकि पिछले कुछ सालों में टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है, इस दौरान जो नौजवान ओवर एज हो गए हैं उन्हें उम्र की सीमा में छूट भी दी गई है। इस एग्जाम में सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 37 साल है, जबकि रिजर्व कैटेगरी को 3 से 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद भी कुछ नौजवान सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस बार टीचर्स भर्ती के एग्जाम के पैटर्न में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब ये परीक्षा 2 फेजेज में यानी प्रिलिमिनरी और मेंस में होगी और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये बदलाव आंदोलनकारी छात्रों को पसंद नहीं आ रहा। बीपीएससी के अधिकारी जो कह रहे हैं कि पीटी मेंस लेंगे तो पेपर लीक हो जाएगा, तो 66वीं 67वीं 70वीं बीपीएससी सिविल सेवा का पेपर लीक हुआ, उसमें पीटी मेंस इंटरव्यू भी हुआ था, तो उसमें कैसे पेपर लीक हो गया? कई दूसरी परीक्षाओं में भी पीटी मेंस की प्रक्रिया पहले भी रही है, तो इस परीक्षा में क्या आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है। टीआरई 5 से तो बोल रहे हैं कि आप लागू कीजिए, हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन टीआरई 4 में 2 साल की देरी हो चुकी है। टीआरई 4 में 2 साल की देरी हो चुकी है। 24 अगस्त 2024 को ही परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक उसका विज्ञापन नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि लेट लतीफी ना हो, इसलिए इस बार एक ही परीक्षा लीजिए, अगली बार से आप 2 परीक्षा लीजिए। टीआरई 5 से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को एकल परीक्षा के साथ टीआरई 4 का नोटिफिकेशन चाहिए था, ना कि पीटी और मेंस के साथ, और ना ही निगेटिव मार्किंग के साथ। ये आज हम लोग आंदोलन के लिए बैठे हैं तो निगेटिव मार्किंग जोड़ा गया, इसके पहले बैठे तो पीटी मेंस जोड़ा गया। हर बार एक पैटर्न क्यों ऐड किया जा रहा है? पीटी मेंस से क्या परेशानी होगी? उस तरह की तैयारी नहीं है आप लोग? हम लोग को हर तरह का तैयारी है, लेकिन हम लोग 2.5 साल से जो एकल परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं उसका क्या? समय का कोई वैल्यू नहीं है। सर, हम लोग एकल परीक्षा चाहते हैं, जैसे टीआरई 1, 2, 3 में हुआ है, उस तरह से एकल परीक्षा चाहते हैं। और जितना भी सब्जेक्ट है उस सभी सब्जेक्टों पर मतलब जितना रिक्ति है वो सारा हम लोगों को चाहिए। हम लोग म्यूजिक से है, म्यूजिक 9, 10 में सीट 2 ही दिया गया है, अधिक से अधिक सीटों पर हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी जानने को मिल रहा है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आया है, लेकिन सबसे बड़ा अन्याय ये हो रहा है कि टीआरई 1, 2, 3 में एकल परीक्षा हुआ था और सुनने में आ रहा है कि 1/3 नेगेटिव भी देंगे। हम लोगों को ये सब चीज नहीं, हम लोग को टीआरई 4 का नोटिफिकेशन एकल परीक्षा जैसे पिछली बहालियों में हुआ 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो जाए, उससे पहले हम लोग हटने वाले नहीं है। और सभी सब्जेक्ट में रिक्तियों की संख्या बहुत बढ़नी चाहिए। बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें या तो रिक्तियां ना के बराबर है या तो 0 है। लेकिन बिहार सरकार के नोटिफिकेशन ने तेजस्वी यादव के सियासी इरादों की हवा निकाल दी। तेजस्वी कल नौजवानों के सपोर्ट में राजभवन तक मार्च की तैयारी कर रहे थे। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पूरे पटना में तेजस्वी के पोस्टर चिपका दिए थे, लेकिन सम्राट चौधरी ने नोटिफिकेशन जारी करके तेजस्वी के प्लान पर पानी फेर दिया। इसलिए जैसे ही ऑर्डर आया तो तेजस्वी सीधे धरने पर बैठे छात्रों के बीच पहुंच गए। उन्होंने छात्रों को पूरा सपोर्ट देने का वादा किया और इसके बाद कहा कि कल राजभवन तक मार्च तो होगा और आंदोलन करने वाले छात्रों को भी उनके मार्च में शामिल होना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि अभी भी छात्रों के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। अगर सरकार को झुकाना है तो सड़क पर उतरना होगा। जिन लोगों ने भी लाठी खाई, जेल भेजा गया, जिन लोगों को, उनको तेजस्वी सल्यूट करता है। आपके इस लड़ाई में हम सब लोग साथ हैं। आप देख रहे सत्ता में बैठे हुए लोग को झुकना पड़ता है। जिस दिन आप जात पात भुला करके एक होकर के इस लड़ाई को लड़ोगे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। चाहे दिल्ली की सरकार झुकी या झारखंड में जिस प्रकार से झारखंड सरकार ने सभी छात्रों की मांगों को सुना। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि इस सब के डायरेक्टर तेजस्वी यादव हैं। आज बिहार की जनता ने एक्टर्स और डायरेक्टर को एक साथ देख लिया। एक तो बीपीएससी ने लगभग ये जारी कर दिया है कि हर परीक्षाओं में 2 परीक्षा होगी और उसमें सीधा सीधा ये जारी किया है कि हम पीटी भी लेंगे और मेंस भी लेंगे और ये सामान्य प्रशासन और बीपीएससी से जुड़ा हुआ मामला है। शिक्षा मंत्रालय का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा काम इतना ही था कि हमने मांगा कि हमें इतने पदों के अगेंस्ट में आप परीक्षा लेकर के रिजल्ट जारी कीजिए, वो हो गया। और दूसरी बात यह है, जो लोग यह बात कह रहे हैं वो कल तो ये भी कह सकते हैं कि बिना परीक्षा के बहाली करिए, क्योंकि उनका इशू बहाली कराना नहीं है, उनको राजनीति चमकानी है।
क्योंकि जो धरने पे बैठे हैं वो ना कोई अभ्यर्थी हैं, न वो TRE 4 में अप्लाई करने वाले हैं, उनका एम कहीं और है और उनका डायरेक्टर भी कोई और है। अच्छा हुआ कि एक ही दिन में एक्टर और डायरेक्टर सबको जनता ने देख लिया। कौन है डायरेक्टर? नहीं, डायरेक्टर तो एक्टर से मिलने गया ही था आज। तेजस्वी यादव की ये पूरी प्लानिंग थी कि झारखंड के इशू से भटकाने के लिए बिहार में भी छात्रों का आंदोलन कराया जाए। बिहार सरकार ने अच्छा किया, टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तेजस्वी यादव के हाथों में एक इशू आते आते रह गया। अगर सभी सरकारें इस तरह प्रोएक्टिव रहें तो आदि प्रॉब्लम पैदा होने से पहले ही सॉल्व हो सकती हैं। छात्रों का आंदोलन जंतर मंतर से शुरू हुआ था। जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, जबकि छात्रों की तरफ से पेश हुए वकीलों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी छात्रों के खिलाफ दर्ज केसेस वापस नहीं लिए गए। इस पर चीफ जस्टिस की बेंच ने नाराजगी जाहिर की और इस बात के संकेत दिए कि छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट एक हाई पावर कमेटी बना सकता है। इस कमेटी के मेंबर्स में सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज, रिटायर्ड डीजीपी, सीबीआई के रिटायर्ड चीफ समेत कुछ अन्य मेंबर्स होंगे। यह कमेटी सीसीटीवी के आधार पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस एक्शन की जांच करेगी। साथ ही हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी की जांच भी की जाएगी। आज सुनवाई के दौरान पिटिशनर के वकील वृंदा ग्रोवर ने छात्रों के खिलाफ दायर एफआईआर रद्द करने की अपील की, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने कहा क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उपद्रवियों को राहत नहीं मिलनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि संविधान सबको शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने का अधिकार देता है। हर नागरिक को सरकार का विरोध करने का हक है, इसलिए विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करना ठीक नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल जिन लोगों के खिलाफ पहले से रेप, मर्डर और लूटपाट जैसे संगीन अपराधों में केस दर्ज हैं, उनके केस बंद नहीं किए जा सकते, लेकिन बाकी प्रदर्शनकारियों को मुकदमे में फंसाकर उनका भविष्य दांव पर नहीं लगाया जा सकता। चीफ जस्टिस ने पुलिस से जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद छात्रों के खिलाफ दर्ज हुए केसेस की पूरी डिटेल अदालत के सामने रखने को कहा। कॉकरोच जनता पार्टी के छात्रों ने इसी बात को इशू बनाया। सौरभ दास ने कहा कि सरकार ने छात्रों के खिलाफ दर्ज सारे केसेस वापस लेने का वादा किया था, इसके बाद ही सीजीपी का प्रोटेस्ट खत्म हुआ, लेकिन सरकार अब अपने वादे से पीछे हट रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 3 बार बोला कि आप हमें एक एफआईआर का लिस्ट दे दीजिए, सारे स्टेट्स को एक एफआईआर का लिस्ट दे दीजिए, उसमें जो बहुत संगीन अपराध के क्रिमिनल्स है, अगर ऐसे कोई असामाजिक तत्व आए थे, हार्डेंड क्रिमिनल्स जिनके खिलाफ रेप, मर्डर, डेकॉइटी ये सब लगाए, तो उनके एफआईआर एक सेपरेट कर दीजिए एंड जो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एफआईआर है उसकी आप लिस्ट दे दीजिए। जब वो लिस्ट मिल जाएगी हम लोग सारे एफआईआर को क्वॉश कर देंगे। लेकिन सरकार मान नहीं रही है। सरकार ने कमिटमेंट आज नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट को कि वो ये देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार सरकार से आज बोला कि आप हमें ये लिस्ट तो देंगे तभी तो हम क्वॉश करेंगे, लेकिन सरकार का मंशा ये नहीं है। सरकार डिले कर रही है, सरकार डिले गेम्स खेल रही है हमारे साथ। ये छात्र बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जुलाई 25 को सरकार ने पूरे देश भर के सामने कमिटमेंट दिया, अगर कमिटमेंट दिया तो उसको ऑनर करना पड़ेगा। आप ऑनर नहीं कर रहे हो इतने सारे आपने जो कमिटमेंट्स दिए कॉम्पनसेशन के बारे में, एफआईआर के बारे में, तो आपने पूरे देश के साथ विश्वासघात किया है। आप सुप्रीम कोर्ट में अगर स्टैंड नहीं ले रहे हो तो विश्वासघात कर रहे हो आप युवाओं के साथ, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि इस मामले में आज दिल्ली पुलिस ने भी अपना जवाब दाखिल किया और अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा। पुलिस ने कहा कि छात्रों का संसद मार्च गैर कानूनी था। पुलिस ने जरूरत के हिसाब से ही फोर्स का इस्तेमाल किया। 30,000 लोगों की भीड़ संसद भवन की तरफ बढ़ रही थी। जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तभी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में पुलिस के भी 240 से ज्यादा अफसर और जवान घायल हुए। जांच में पता लगा कि आंदोलन में शामिल 2,873 लोगों पर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, लूट, रेप और पॉक्सो एक्ट के केस दर्ज हैं।
ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों के खिलाफ दर्ज केसेस वापस नहीं लिए जा सकते। पुलिस की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि कुछ लोगों ने एडिटेड फोटो, अधूरे वीडियो और सोशल मीडिया की खबरों के आधार पर पुलिस पर इल्जाम लगाए हैं, जबकि पुलिस ने कभी कील वाली लाठियों का इस्तेमाल नहीं किया। कुछ प्रदर्शनकारी ही इस तरह की लाठियां लेकर आए थे। कोर्ट ने पूछा कि प्रदर्शन के दौरान कई पुलिस वाले सादी वर्दी में क्यों थे। इस पर पुलिस की तरफ से सफाई दी गई कि इस तरह के आंदोलन के दौरान स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के जवान सिविल ड्रेस में तैनात रहते हैं, जिससे प्रदर्शनकारियों के बीच रहकर हालात पर नजर रखी जा सके। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस एक्शन को लेकर बिहार सरकार ने भी आज सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया। इसमें बिहार सरकार ने माना कि सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के एक जवान ने AK-47 से फायरिंग की थी। हालांकि सरकार ने कहा कि गोली प्रदर्शनकारियों पर नहीं चलाई गई थी और फायरिंग में कोई छात्र घायल भी नहीं हुआ। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह माना कि AK-47 जैसे घातक हथियार का इस्तेमाल इस तरह के मौके पर नहीं होना चाहिए था। सरकार ने इस तरह की हरकत करने वाले जवान को सस्पेंड कर दिया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जब बिहार सरकार ने AK-47 से गोली चलाने की बात मानी तो तेजस्वी यादव कैमरे के सामने आए। तेजस्वी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर संसद में झूठ बोला, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में हकीकत सामने आ गई। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जवाब देना पड़ेगा कि AK-47 के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया, क्योंकि बिहार में होम मिनिस्ट्री भी सम्राट चौधरी के पास है। आखिर किसके कहने पर AK-47 से गोली चलाने का आदेश आखिर किसने दिया? इंटरेस्टिंग ये है कि जब ये सवाल पार्लियामेंट में जब उठाया जा रहा था तो राज्यसभा में किरण रिजिजू जी ने यह बयान दिया कि गोली नहीं चलाई गई है। और अब जब हलफनामा बिहार सरकार का हम लोग सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं तो इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि गोलियां चलाई गई। यानी सरकार में बैठ करके, पार्लियामेंट में बैठ करके भारत सरकार के मंत्री किस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, बिहार पुलिस जो है बिहार सरकार मुख्यमंत्री के अधीन है। सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री भी हैं, तो स्पष्ट है बिना उनके अनुमति के ये गोलियां नहीं चलाई गई होंगी। ये अच्छी बात है कि छात्रों के आंदोलन ने सरकारों को एजुकेशन और एग्जामिनेशन सिस्टम पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। टीचर्स भी इन इश्यूज पर स्टूडेंट्स के साथ हैं, पर कॉशन के साथ। संडे को एक अंग्रेजी अखबार में एक स्कूल प्रिंसिपल ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने लिखा कि हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो डिसएग्री करें, मगर रेस्पेक्ट के साथ। उन्होंने कहा कि डिसएग्रीमेंट एक थिंकिंग माइंड की धड़कन होती है। जहां मतभेद नहीं होते वहां ग्रोथ नहीं होती। लेकिन राइट टू डिसएग्री को राइट टू डिमीन नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि जंतर मंतर पर जो आवाज उठी उसमें जेन्युइन ग्रीवियंस की ताकत थी, पर वहां जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया उसने प्रोटेस्ट के उद्देश्य की गरिमा को चोट पहुंचाई। जस्टिस डिमांड करते करते शब्दों ने नैतिकता को तार तार कर दिया। उन्होंने एक टीचर के नाते कहा, रेस्पेक्टफुल होने का मतलब कायरता नहीं होता। आने वाले कल के लीडर की पहचान इस बात से नहीं होनी चाहिए कि कौन कितनी जोर से चिल्लाया। पहचान तो उनकी बनेगी जो ध्यान से सुनना और ईमानदारी से समझना सीखेंगे। उन्होंने कहा कि हमें बच्चों को अपने अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों के बारे में भी बताना होगा। यह समझाना होगा कि शिष्टाचार का मतलब कमजोरी नहीं होता। मुझे लगता है कि टीचर ने जो कहा यह सिर्फ स्टूडेंट्स पर लागू नहीं होता, यह हम सब पर लागू होता है। नेताओं को, जुडिशरी को, मीडिया को, सबको यह बात समझनी चाहिए कि राइट टू डिसएग्री का मतलब राइट टू डिमीन नहीं माना जाना चाहिए। अपनी बात चिल्लाकर कहने के बजाय शालीनता से कहनी चाहिए। अभी अभी दिल्ली से एक बड़ी खबर आई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने
आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। सुएज ट्रीटमेंट टेंडर घोटाले में सत्येंद्र जैन समेत कुल 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय भी शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार में सत्येंद्र जैन दिल्ली के जल मंत्री थे। जल बोर्ड सत्येंद्र जैन के मंत्रालय में आता था। उनके कार्यकाल में सुएज ट्रीटमेंट प्लांट के विस्तार और अपग्रेडेशन के लिए टेंडर जारी हुआ था। टेंडर प्रोसेस में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। एंटी करप्शन ब्यूरो इस केस की जांच कर रही है। इसी सिलसिले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल सत्येंद्र जैन को सिविल लाइंस में एसीबी के ऑफिस में रखा गया है। अब बात करते हैं वंदे मातरम विवाद की। आज कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस के प्रोग्राम्स में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैरा गाए जाएंगे। कांग्रेस के नेता पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे। कल कांग्रेस का गोवा में कार्यक्रम हुआ। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। इस दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया, लेकिन यहां वंदे मातरम के 6 पैरा में से 2 ही गाए गए। बीजेपी ने इसे इशू बनाया और इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने खुलकर ऐलान कर दिया कि वो वंदे मातरम को पूरा नहीं गाएंगे। कांग्रेस नेता बी.के. हरिप्रसाद ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम में वो कानून मानेंगे, वंदे मातरम पूरा गाएंगे, लेकिन उनकी पार्टी के जो भी प्रोग्राम होंगे उसमें राष्ट्रगीत के सिर्फ 2 स्टैंजा गाए जाएंगे। असल में पार्लियामेंट के पिछले सेशन में ही सरकार ने कानून पास करके राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सभी 6 पैरा गाने का नियम लागू किया है। जो लोग राष्ट्रगीत का अपमान करेंगे उन्हें 3 साल की जेल हो सकती है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने आज दावा किया कि सरकार को जो करना है कर ले, जेल भेजना है भेज दे, लेकिन वो वंदे मातरम के वही 2 पैरा गाएंगे जो 90 साल से गाए जा रहे हैं। जो लोग अपराधी है, वो जो लोग देशभक्तों को अपराधी बनाने का कोशिश कर रहा है, जो हमारा देश में जो इसी आजादी के बाद 52 साल जो तिरंगा नहीं फहराया है, वो लोग हमको देशभक्ति सिखा रहा है। हम सरकारी कानून को, हम देश का कानून को मानते हैं, मगर हमारा कांग्रेस का कार्यक्रम में हम सिर्फ 2 ही स्टैंजा गाते हैं। 2 ही गाते रहेंगे, 2 ही गाते रहेंगे। हमको जेल भेजे, कहीं भी भेजे। हम ये जो देशद्रोही लोग हैं, उससे हम देशभक्ति सीखने का तैयार नहीं है। हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। जो हमारा पूर्वजों ने हमको दिया है उसको आगे ले जाएंगे। ये देशद्रोही लोग हैं, आजादी के लड़ाई के खिलाफ थे, वंदे मातरम के खिलाफ थे, जनगण मन के खिलाफ थे, तिरंगा के खिलाफ थे, संविधान के खिलाफ थे। इन लोगों से हम सीखना है। अगर हम गलत है तो जेल डालने दीजिए। इंदिरा बंद में कार्यक्रम वो गलत गा रहा था लोग, तो सोनिया गांधी जी ने बोला गलत मत गाना है, ठीक गाना है करके सोनिया जी बोले हैं। बी.के. हरिप्रसाद ने कई बार बीजेपी के नेताओं को देशद्रोही कहा। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे खुद सामने आ गए। उन्होंने भी कहा कि उनकी पार्टी को बीजेपी से देश प्रेम सीखने की जरूरत नहीं है। पिछले 90 साल से जो रीत चली आ रही है वो उसी का पालन करेंगे। गांधी जी से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम के 2 ही पैरा गाए थे। बीजेपी क्या उन्हें भी दोषदेही कहेगी? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं ही गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं। और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर डालो। अरे ये तो इनको मालूम नहीं। नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम की। असल में केस बनने का सवाल तो इसलिए आया क्योंकि हाल ही में पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है। इसमें गांधी जी को और नेहरू जी को लाने की क्या जरूरत। 15 अगस्त को कांग्रेस के दफ्तर में फ्लैग होस्टिंग के दौरान वंदे मातरम गाया गया था
उस वक्त सोनिया गांधी कुछ इशारे करती दिखाई दी थी और बीजेपी ने इसे इशू बनाया, वंदे मातरम रोकने की कोशिश का आरोप लगाया। इसके बाद कल गोवा में खरगे के प्रोग्राम में भी जानबूझकर वंदे मातरम के 2 ही पैरा गाए गए। इसे बीजेपी ने कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति बताया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने 90 साल पहले मुस्लिम लीग के दबाव में जो गलती की थी उसे मुस्लिम वोट के चक्कर में कांग्रेस आज भी दोहरा रही है। इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। उनके बौद्धिकता से गुणी मीडिया हेड ने कहा कि कुर्सी खोजी जा रही थी खड़गे साहब के लिए। यह बिल्कुल बकवास था। कल खड़गे साहब जब गोवा गए तो वहां भी पार्टी के कार्यक्रम में 2 स्टांजा ही गाया गया। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद करते। 36-37 में कांग्रेस का मुस्लिम लीग से पैक्ट हुआ था, याद करिए आप। और संभवतः इसी कारण से मुस्लिम लीग के द्वारा दबाव बनाया गया कि आप सिर्फ 2 स्टांजा गाइए, बाकी में हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। कांग्रेस पार्टी आज उसी मानसिकता से त्रस्त है जो जब उनका रिश्ता बना था मुस्लिम लीग के साथ 36-37 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। वो चले गए पाकिस्तान जिन्ना साहब के पीछे। ये अभी भी ढो रहे हैं उसी मानसिकता। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने एक और नया विवाद खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी और केरल के होम मिनिस्टर रमेश चेन्निथला ने स्वतंत्रता दिवस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसमें रमेश चेन्निथला तिरंगे के आकार का केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे वीडियो सामने आया तो महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर हमला किया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस मर्यादा की सारी हदें लांघ रही है। बावनकुले ने कहा कि अगर कांग्रेस में थोड़ी भी शर्म बची है तो राहुल गांधी रमेश चेन्निथला को तुरंत मंत्री पद से हटाएं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता है सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सारे लोग, उसके नीचे सारे, ये वंदे मातरम अगर हमने पूरा गाया तो हमारा एक वोट बैंक हाथ से चले जाएगा। जो वंदे मातरम को पसंद नहीं करता है, वोट बैंक की राजनीति, वोटों का लांगून चालन कर रही कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से हम नहीं गाएंगे, हम 2 ही गाएंगे, हम 2 ही लाइन गाए कर बोलेंगे, ये जो कर रही है ये वोटों की राजनीति के लिए कर रही है। और ये वोटों की राजनीति बहुत देर तक नहीं चली। आज तो 15 साल से घर बैठे हुए हैं। अब इन्होंने वंदे मातरम नहीं गाया तो 2047 तक कभी भी इस देश की जनता इनको, जो अभी हालत की इससे भी खराब हालत कांग्रेस पार्टी की देश की जनता करेगी। रमेश चेन्निथला को शर्म लगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए। तिरंगा ध्वज उसका केक बना के काटना, उसका वीडियो पोस्ट करना। गृह मंत्री है एक राज्य के, गृह मंत्री का भी इस्तीफा देना चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए वहां के मुख्यमंत्री ने। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। वंदे मातरम के मुद्दे पर एनडीए के खेमे में भी एक गड़बड़ हो गई। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के प्रोग्राम में वंदे मातरम की जगह लता मंगेशकर का गाया हुआ एक गीत बजाया गया। यह कार्यक्रम ठाणे में हुआ। जैसे ही मंच से वंदे मातरम का ऐलान हुआ, एकनाथ शिंदे अपनी जगह पर खड़े हो गए, लेकिन अचानक वंदे मातरम की जगह एक दूसरा गाना बजने लगा। 4 मिनट तक गाना बजता रहा और इस दौरान सब शांति से खड़े रहे, लेकिन एकनाथ शिंदे समझ गए थे कि गड़बड़ हो गई है। इसलिए जैसे ही गाना खत्म हुआ, एकनाथ शिंदे ने मंच से इसके लिए माफी मांगी। आयोजकों को ऐसी गलती दोबारा न करने की नसीहत दी। आपलं जे सुरुवातीला वंदे मातरम झालं ते जे संसदेने मंजूर केलेलं, मान्यता दिलेली कडवी नव्हती, थोडं गाणं होतं ते, तर ते पुढे संयोजकांनी यापुढे काळजी घ्यावी। वंदे मातरम जे आपलं संसदेत मंजूर झालेलं आहे त्याला मान्यता मिळाली आहे आणि तसंच वंदे मातरम प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये आपण गायलं पाहिजे।
एकनाथ शिंदे ने मराठी में जो कहा उसका मतलब आपको हिंदी में बता देता हूं। एकनाथ शिंदे ने कहा शुरुआत में जो वंदे मातरम बजा वो सही नहीं था, संसद ने जिस राष्ट्रगीत को मान्यता दी है ये वो नहीं था। कार्यक्रम के आयोजकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, पार्टी के सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत ही बजे, किसी कीमत पर वंदे मातरम का अपमान न हो। अब कल तक कांग्रेस कह रही थी कि झंडा फहराने से पहले पूरा वंदे मातरम गाया गया। सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को आधे में नहीं रोका, वो तो खरगे जी के लिए कुर्सी मांग रही थी। लेकिन अब पता चला कि केरल में सरकारी समारोह में वंदे मातरम नहीं गाया गया, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार में मुस्लिम लीग पार्टनर है और मुस्लिम लीग को पहले दिन से ही वंदे मातरम पर आपत्ति है। लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब वंदे मातरम लिखा था तो ये स्वाधीनता की लड़ाई का तराना था, ये भारत मां की वंदना के रूप में लिखा गया था। बंकिम बाबू ने इसमें हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं देखा था, लेकिन मुस्लिम लीग ने उस समय इसका विरोध किया था। तब भी अपीजमेंट के लिए इसके सिर्फ 2 स्टैंजा गाए जाने लगे और अब तो संसद ने कानून बना दिया और सबके लिए पूरा वंदे मातरम गाना लाजमी है। इसका विरोध कैसे किया जा सकता है, यह समझ से बाहर है। अब बात उत्तर प्रदेश की। लखनऊ के पारा इलाके में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। इसी इलाके में कल नगर निगम और पुलिस की टीम पर हमला हुआ था। एक पुलिस अफसर को पकड़कर बुरी तरह पीटा गया था। आज पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस पर हमला करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें खुशबू और आफरीन नाम की 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इस मामले में पुलिस को अभी 24 आरोपियों की तलाश है। असल में लखनऊ नगर निगम शहर में चल रही अवैध डेयरीज के खिलाफ अभियान चला रहा है। पारा इलाके में बड़ी संख्या में इलीगल डेयरीज चल रही हैं। नगर निगम की टीम जब पुलिस के साथ इस इलाके में पहुंची तो लोकल लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। नगर निगम की गाड़ियां तोड़ दी। भीड़ ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को पकड़ लिया और उसके सिर पर लोहे की चेन से हमला किया। जब इंस्पेक्टर के सिर से खून बहने लगा तो उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की गई। चूंकि कल माहौल गर्म था, इसलिए उस वक्त तो पुलिस ने हालात को शांत किया, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। लेकिन इसके बाद वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस पर हमला करने वालों की पहचान की गई, नामजद एफआईआर दर्ज की गई और 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। पुलिस अफसरों का कहना है कि पारा में हुए हमले में 6 से ज्यादा पुलिस वालों को चोट आई है। नगर निगम के कर्मचारी भी घायल हुए हैं। हालांकि इस तरह के हंगामे के बाद भी नगर निगम का एक्शन नहीं रुका। आज फिर पारा इलाके में नगर निगम की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची। पुलिस का भी तगड़ा बंदोबस्त था, इसलिए आज किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ। नगर निगम ने अवैध डेयरीज को बंद कराया। इलाके में रखी गई 200 से ज्यादा भैंसों को जब्त किया। लखनऊ मेयर सुषमा खरपाल ने कहा कि इस इलाके में डेयरी वालों का आतंक था। जब भी नगर निगम की टीम जाती थी तो सरकारी कर्मचारियों पर हमला होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि यूपी में कानून का राज है, जो पुलिस पर हमला करेगा उसकी सजा भुगतेगा। आज योगी गोरखपुर में थे, यहां उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के जमाने में अपराधी पुलिस को धमकाते थे, लेकिन अब यूपी पुलिस ने ज्यादातर गुंडे माफियाओं को ठिकाने लगा दिया है। योगी ने कहा कि अब यूपी में जो पुलिस को चैलेंज करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग आज आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप वही लोग करते हैं जिनको जब मौका मिलता है, जब कर नहीं पाते हैं, और दूसरा जब कोई व्यक्ति परिणाम दे देता है तो उनको सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि हम कर नहीं पाए, ये कैसे कर दिए। और उनकी परेशानी वही है, वही उनकी परेशानी है। वे कर नहीं सकते थे, अक्षम थे, भ्रष्ट थे, माफिया के सामने घुटने टेकते थे। प्रदेश में हर प्रकार के माफिया को प्रश्रय देकर के उत्तर प्रदेश जैसा समृद्ध राज्य को उन्होंने बीमारू राज्य बना दिया। पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उनका विकास केवल सफाई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी जाए प्रदेश बाढ़ में, इसलिए दंगा करवाते थे।
गुंडागिर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे। अब तो सड़क भी अच्छी है, बिजली भी आती है, माफिया गायब है, दंगे गायब हैं, दंगाई और माफिया हमेशा के लिए रसातल की तरफ गायब हो गए हैं। समाप्त। अपराध और अपराधियों के बारे में योगी का रुख बिल्कुल साफ है। पुलिस को खुली छूट है, साफ साफ आदेश है, किसी बेगुनाह को परेशान न किया जाए और किसी गुनहगार को छोड़ा न जाए। यही बात योगी ने आज फिर दोहराई। इसलिए यह तो निश्चित है कि लखनऊ में जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया उन सब की पहचान होगी, केस भी बनेगा और बुलडोजर भी चलेगा। ये उत्तर प्रदेश का न्यू नॉर्मल है। आज यूपी से एक और बड़ी खबर आई। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इसकी डिटेल न तो राम मंदिर ट्रस्ट ने दी और न ही एसआईटी ने इसके बारे में कुछ बताया। लेकिन यह जरूर पता लगा कि एसआईटी ने चढ़ावे में चोरी के मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दी है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम मेंशन नहीं किया गया है। रिपोर्ट में कुल 8 लोगों के नाम शामिल हैं जिन्हें पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में ट्रस्ट को चढ़ावे की गिनती के सिस्टम की खामियों के बारे में डिटेल में बताया है। चढ़ावे की चोरी कैसे हुई, कौन कौन इसमें शामिल था, चढ़ावा चोरों ने प्रबंधन की किन किन कमियों का फायदा उठाया, यह सब डिटेल में बताया गया है। एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट को इन सारी कमियों को दूर करने के रास्ते भी सुझाए हैं। हालांकि ट्रस्ट ने सिस्टम को पहले दुरुस्त कर दिया है। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। काउंटिंग के काम में लगे लोगों को ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ रहा है। काउंटिंग रूम में घुसने से पहले और निकलते हुए फ्रिस्किंग होती है। लेकिन एसआईटी ने इसके अलावा भी कुछ और सुझाव दिए हैं। इसके आधार पर ट्रस्ट एक्शन लेगा। एसआईटी की जांच दान पात्र की राशि चुराने वालों पर थी। नोटों की गड्डियां जेबों में और जुराबों में भरने वालों पर थी। चंपत राय का नाम इसमें इसलिए नहीं आया क्योंकि चंपत राय ने तो इन चोरों को पकड़ा था, उनसे पैसा रिकवर किया था। चंपत राय का कसूर तो यह था कि उन्होंने ऐसे लोगों पर यकीन किया जो भरोसे लायक नहीं थे। कानून की नजर में धोखा देना अपराध होता है, धोखा खाना गुनाह नहीं माना जाता। चंपत राय से जो लापरवाही हुई उसका दंड उन्होंने भुगत लिया। जिस राम मंदिर के लिए उन्होंने अपना पूरे जीवन लगा दिया था वहां से उन्हें बेआबरू होकर निकलना पड़ा। आज अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव प्रक्रिया और भारत के इलेक्शन कमीशन की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका को इंडिया से सीखना चाहिए, अमेरिका के इलेक्शन सिस्टम को भी इंडिया की तरह बनाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि भारत इतना बड़ा देश है, वहां करोड़ों वोटर्स हैं, हर वोटर के पास फोटो वाला वोटर आईडी कार्ड है जो उसकी आइडेंटिटी को बताता है। ट्रंप ने कहा कि भारत में 2024 के चुनाव में 64 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वोट पड़े। इनमें पोस्टल वोटर्स की संख्या 1% से भी कम थी। मैक्सिमम वोटर्स ने अपने वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके वोट डाला। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में भी भारत की तरह सभी वोटर्स का आई कार्ड और प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप होना चाहिए। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का भी जिक्र किया। कहा कि ज्ञानेश कुमार ने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा था कि फोटो आईडी के बिना अमेरिका में इलेक्शन कैसे कराए जाते हैं। ट्रंप ने कहा कि ज्ञानेश कुमार का यह सवाल जायज है। अब जरूरी है कि अमेरिका के इलेक्शन सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और फुल प्रूफ बनाया जाए। इसके लिए सेव अमेरिका एक्ट को सपोर्ट करना जरूरी है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भी कहा कि प्रेसिडेंट जो बात कही वो बिल्कुल सही है। अमेरिका भारत के चुनाव आयोग से सबक ले रहा है। Look, the president was very clear, and what India does, having a voter ID law, is something that we should pass in the United States. You had over 660 million people vote, by the way, less than 1% by mail. So I think it's vitally important. Voter ID is important. This is not a partisan issue, and so the president is absolutely right that the United States should have a voter ID requirement when people show up to vote. अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भारत के इलेक्शन सिस्टम की तारीफ की तो हमें इस पर गर्व होना चाहिए।
पर पता नहीं पवन खेड़ा को मिर्ची क्यों लगी। उन्होंने ट्रंप को टैग करके लिखा कि ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाएं और वहीं रख लें। फिर यह भी कहा कि हम अगली फ्लाइट से ईवीएम भी भेज देंगे। अगर कांग्रेस को ईवीएम से प्रॉब्लम है, इलेक्शन कमिश्नर से शिकायत है, तो ये हमारा इंटरनल मैटर है। यहां इसको लेकर जितना लड़ना भिड़ना है वो करने का उन्हें पूरा हक है, लेकिन अमेरिका के सामने रोने का क्या मतलब? अपने देश का मजाक उड़ाने से क्या फायदा होगा? टीम इंडिया के तूफानी बल्लेबाज ऋषभ पंत ने आज टेस्ट क्रिकेट में सिक्सर्स की सबसे तेज सेंचुरी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वो टेस्ट मैचों में 100 सिक्सर मारने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए। श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड टेस्ट की सेकेंड इनिंग में पंत ने 2 छक्के जड़े और टेस्ट क्रिकेट में सिक्सर्स की सेंचुरी पूरी कर ली। उन्होंने ये माइलस्टोन सिर्फ 51 मैचों में हासिल कर लिया। ऋषभ पंत से पहले इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकलम और ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट टेस्ट मैचेस में 100 से ज्यादा सिक्स मार सके हैं। सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा और विव रिचर्ड जैसे दिग्गज बैट्समैन भी इस लिस्ट में नहीं हैं। एडम गिलक्रिस्ट ने 96 मैचों में 100 छक्के मारे थे। मैकलम और बेन स्टोक्स ने भी इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए 100 से ज्यादा टेस्ट खेले, लेकिन ऋषभ पंत ने सिर्फ 51 टेस्ट मैचों में सिक्सर्स की सेंचुरी पूरी कर ली। ऋषभ पंत ने एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ा और दुनिया को दिखा दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट के सबसे एग्रेसिव बैटर हैं। पंत की फियरलेस अप्रोच उनकी ताकत है। ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी क्रिकेटिंग कंट्रीज में हर जगह टेस्ट 100 बनाए हैं। दुनिया के बड़े बड़े बॉलर ऋषभ पंत के सामने बॉलिंग करने में घबराते हैं। मेरी शुभकामना है ऋषभ पंत इसी अंदाज में बैटिंग करते रहें और वर्ल्ड क्रिकेट में भारत का नाम और रोशन करें। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होगी। पटना के कल तेजस्वी यादव पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन में हुई फायरिंग के इश्यूज पर मार्च निकालेंगे। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर कल कश्मीर जाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा।